वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ विटामिन के इन क्लॉटिंग। साथ में हम पढ़ेंगे क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़े हैं उनके सोर्सेज देखेंगे कहाँ कहाँ से वो आते हैं। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे जो विटामिन के जो होता है ना, इसका क्या रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन के जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है कोगुलेशन। पहले क्या होता है, जो कोगुलेशन जो हम स्टार्ट करते हैं, वर्ड जो स्टार्ट करते हैं सी से, तो कोगुलेशन पहले क्या होता था के से, के सी के बदले क्या होता था के, इसीलिए इसको विटामिन के बोलते हैं। ठीक है ना। तो जितना अच्छी एडिकेट लेवल होगी विटामिन के, तो उतना अच्छा जो होता है क्लॉटिंग, मतलब क्लॉटिंग अच्छे से हो जाती है। जो क्लॉटिंग प्रोसेस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग, वो अच्छे से हो जाएंगे। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, विटामिन के क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन के जो होता है ये मतलब रिक्वायर लगता है, ये हमें ज़रूरत पड़ता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं सेकंड, सेवन्थ और 9 और 10th जो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, ये चार जो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, इनकी सिंथेसिस जब होती हैं तो वो वहाँ पे वो सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन के। इसके बाद हम देखेंगे क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे क्लॉट बन जाता है वेसल के बीच में या वेसल के सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, फिब्रिन्स बनते हैं, फिब्रिन के थ्रेड्स बनते हैं। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब क्लॉटिंग हो जाएगी उसके बाद जो होता है, ये जो क्लॉट होता है ये डिज़ॉल्व होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। इसलिए जो ब्लड जो होता है न, मतलब ब्लड की जो फ्लो होती है, ब्लड की जो सर्कुलेशन है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट जो होता है ये जो मतलब क्लॉट जो होता है वो डिज़ोल्व होना चाहिए। जो क्लॉट का डिज़ोल्यूशन जो होता है इसी को बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। तो ये जो फिब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं यहाँ पे इस क्लॉट के ऊपर, इसीलिए ये ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये जो प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इस फिब्रिन थ्रेड्स को क्या करते हैं, पुल कर देते हैं। तो ये जो फिब्रिन जो होता है कंट्रैक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ब्लड क्लॉट जो होता है यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो डिसोल्यूशन जो होता है, ये जो ख़त्म होना है इस क्लॉट का, इसको क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिन का ब्रेक डाउन, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, फिब्रिन मतलब फिब्रिन की जो थ्रेड्स होते हैं इनकी जो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्लॉट ख़त्म हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्लॉट बनता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है, तो वो क्लॉट जो होता है यहाँ पे एक इनएक्टिव एंजाइम जो होता है, जो प्लाज्मा से आता है ये इनएक्टिव एंजाइम, उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोजेन, प्लाज्मिनोजेन। तो ये जो होता है ये इस क्लॉट में प्रेजेंट होता है, लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मोजेन जो होता है ये इसको एक्टिवेट कौन करता है, टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं स्मॉल TPA, मतलब टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, TPA क्या करता है, इस प्लाज्मोजेन जो होता है जो प्रेजेंट होता है इस क्लॉट में, ये प्लाज्मा से आता है, तो ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है इस प्लाज्मोजेन को। तो ये जो प्लाज्मोजेन जो होता है ये प्लाज्मिन बनाता है, इससे क्या बनेगा फिर प्लाज्मिन, ये एक्टिव फॉर्म होता है इसका प्लाज्मोजेन का। ठीक है ना। तो जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये प्लाज्मिन क्या करेगा, ये जो फिब्रिन थ्रेड्स बनते हैं इस क्लॉट के ऊपर, ये इनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कैसे ये ब्रेक डाउन करेगा, ये जो फिब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं ये इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि ये एंजाइम होता है। तो एंजाइम जो काम करता है वो
इसकी जो प्रॉपर्टीज है डाइजेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये थ्रेड्स को डाइजेस्ट करेगा। इस तरीके से जो होता है ब्लड जो होता है उसका रिट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब क्लॉट जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्लॉटिंग जो होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। अब जो क्लॉटिंग जो होते हैं, जो मतलब एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, जिनको हम सिंथेटिकली हम लेबॉर्ट्रीज में बनाते हैं केमिकली, और दूसरा जो होता है हमारी बॉडी भी बनाती है, हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स इनको बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं नेचुरल। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ये एंटीकोगुलेंट जो मैंने मेंशन किया है ये है नेचुरल, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं क्लॉटिंग को, मतलब ज़्यादा क्लॉटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो एंटीकोगुलेंट जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रोस्टासाइक्लिन एक एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसको प्रोड्यूस करते हैं WBCs। तो ये क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का क्या होता है, काम क्या होता है, ये क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देता है। इसी तरीके से एंटीथ्रोम्बिन जो होता है ये किसको ब्लॉक करता है, किसकी एक्शन को ब्लॉक करता है, ये जो 12 क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसकी एक्शन को ब्लॉक करता है, 10th को ब्लॉक करता है, 10th जो क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसको ब्लॉक करता है, और दूसरा जो क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है या इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, इसकी एक्शन को भी ये एंटीथ्रोम्बिन ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट जो होता है एंटीकोगुलेंट ये होता है हेपारिन, ये मैंने मेंशन भी, इसको हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियोस में। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन इसको बनाता है, मास्ट सेल्स, और साथ साथ में बेसोफिल्स भी इसको बनाते हैं। तो ये किसको ब्लॉक करता है, थ्रोम्बिन को। जब थ्रोम्बिन हमने पढ़ा है लास्ट मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मैकेनिज्म जो होता है, ये थ्रोम्बिन लास्ट में मतलब फिब्रिन बनने से पहले क्या बनता है, थ्रोम्बिन। जब इसी एक्शन को ये हेपारिन ब्लॉक हो जाएगा तो ये जो होता है फिब्रिन जो होता है, फिब्रिन थ्रेड्स जो होते हैं वो नहीं बन पाएंगे, इसलिए कोआगुलेशन जो होते हैं नहीं हो पाएगा। तो हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े हैं। यहाँ पे जो होता है इसका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन MCQ आ सकता है, और बार बार क्या आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स पूछ सकते हैं, इनका सोर्स क्या होता है। इसलिए मैंने ये टेबल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्लॉटिंग फैक्टर्स और इनके सोर्सेज क्या होते हैं। मतलब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हम पढ़ते हैं बार बार इस क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग में, इनका कहाँ से ये बनते हैं उनको देखेंगे। ये नंबर मैंने इस साइड दिया है, नंबर 1 पे आता है फिब्रिनोजन। तो अगर हम देखेंगे फिब्रिनोजन कहाँ से आता है, ये बनता है लीवर, तो लीवर से ये बनता है, प्रोड्यूस होता है लीवर में। लीवर के बाद क्या आता है, ये सीधा लीवर एक किस्म हमारी ब्लड सर्कुलेशन में ये आता है। तो ये फिर कहाँ पे आता है, जब हमारी क्लॉटिंग हो जाती है तो वहाँ पे इसका रोल होता है। दूसरे नंबर पे जो है सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है, इसका नाम जो है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, ये भी लीवर से आता है। तीसरे पे क्लॉटिंग फैक्टर जो थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, या हमने इसको, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा है वहाँ पे मैंने लिखा था उसको टिश्यू फैक्टर, जो सरफेस से बनता है डैमेज्ड सेल्स या एक्टिवेटेड, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो ये वो वहाँ से इसका सोर्स होता है। कैल्शियम हमने देखा है, जो फोर्थ नंबर वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कैल्शियम आयन्स है। तो कैल्शियम आयन्स कहाँ से आ सकते हैं, जब हम खाना खाएंगे, तो इसलिए कैल्शियम जो होता है ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये किसके लिए होता है, ये इसी ब्लड क्लॉटिंग के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट। दूसरा इसका सोर्स जो होता है, सपोज हम मतलब डाइट से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग पे हमारा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी कहाँ से वो कैल्शियम लाएगी, बोन से लाएगी। तो कभी कभी क्या होते हैं, जो प्लेटलेट्स जो हमने देखा था कंपोजिशन, हमने लास्ट वीडियोस देखे, वहाँ पे प्लेटलेट्स में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से भी ये कैल्शियम आयन्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के दौरान इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ, इसका नाम है प्रोएक्सेलरिन।
तो इसको बोलते हैं लैबिन फैक्टर भी है, एक्सीलेटर ग्लोबिन भी बोलते हैं। इसका क्या सोर्स होता है, ये कहाँ से आता है, लिवर या प्लेटलेट से भी आता है। सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन फैक्टर भी है, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं SPCA, या स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग, ये सब इसके नाम होते हैं। सीरम प्रोथ्रोम्बिन, इसको मतलब 2-3 नाम से इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो ये जो 5th के बाद आना चाहे ना 6th, लेकिन 6th क्लॉटिंग फैक्टर कोई भी नहीं होता है, 7th है, 6th नहीं होता है। 5th के बाद सीधे 7th आता है। तो ये 7th कौन हो गया, सीरम प्रोथ्रोम्बिन। ये मतलब और भी नाम होता है, स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग। इसके बाद जो आता है 8th पे क्या होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो इसका भी सोर्स क्या होता है, लिवर होता है। क्रिसमस फैक्टर होता है, या इसका क्रिसमस फैक्टर का एक और नाम होता है PTC। PTC का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। P का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा, T का मतलब होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और C का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट। ठीक है ना। तो इसके बाद जो होता है 10th पे जो क्लॉटिंग फैक्टर आता है, स्टोर्ड फैक्टर होता है, या इसका एक और नाम है थ्रोम्बोकाइनेज होता है। इसका सोर्स भी लिवर है। ठीक है ना, ये लिवर है इसका सोर्स। 11th पे क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो इसका भी जो होता है सोर्स होता है, ये कहाँ से आता है, लिवर से आता है। 12th पे है हैगमैन फैक्टर, या इसको ग्लास फैक्टर भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फैक्टर भी। ठीक है ना, ये लिवर से आता है। और 13वें नंबर पे आता है फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FSF। तो इसका भी सोर्स क्या होता है, लिवर होता है, या प्लेटलेट से भी आ सकता है। इस तरीके से ये जो मतलब 2-3 टॉपिक जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें MCQ आना बहुत बार बार किसी कॉम्पिटेटिव में आ जाता है। तो इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।